जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। जितने भी मैंने यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आज तक सेशन बनाए हैं, उनमें से आई वुड रेट दिस सेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज आज के सेशन में आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स क्लैरिटी के साथ मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये कि यूपीएससी जो मेंस एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसकी जो आंसर शीट्स होती हैं वो किस तरह से इवेल्युएट की जाती हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए उसको इवेल्युएट किया जाता है। और दूसरा कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो टॉपर होते हैं उनके मार्क्स 50% के अराउंड ही क्यों होते हैं। तो आपने आज का सेशन पूरा का पूरा देखना है सो डैट इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड आपको फुल क्लैरिटी हो जाए। सो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 को उठाओगे और उसमें जो रैंक 1 था उसके मार्क्स देखोगे, तो वो जो परसेंट निकालोगे आप मार्क्स की आउट ऑफ टोटल मार्क्स, तो वो नियरली कितनी है 52.9%। और ये ऐसा नहीं है कि उसी साल इतने के आसपास है, हर साल का अगर आप पैटर्न उठाओगे तो 50% के अराउंड ही कहीं घूम रही होती है परसेंटेज। और अगर हम ये बात करें कि कितने बच्चों के 50% के अराउंड है, तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो 50th जो रैंक है उसके अबव 50% है, उसके बाद के जितने रैंक्स हैं उनके बिलो 50% मार्क्स हैं। ये टोटल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू के मिला के। अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के मार्क्स उठाएं, तो सिर्फ रैंक 1 और 2 इन्हीं के मार्क्स हैं जो 50% से ऊपर है मेंस के अंदर। इंटरव्यू के मार्क्स अगर आप हटा दो तो रैंक 1 और 2 के ही मार्क्स हैं जो 50% से ज्यादा है मेंस के अंदर, रिटर्न के अंदर, बाकी सबके बिलो 50% है। तो ऐसे केस में कुछ लोग क्या कंक्लूजन डिराइव कर लेते हैं, कुछ तो सोचते हैं कि पेपर इतना डिफिकल्ट है कि 50% ही आता होता है टॉपर को भी। तो जो एक लेमैन के दिमाग में एक इमेज होती है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, वो कई लोग यहां से डिराइव कर लेते हैं कि इतना डिफिकल्ट पेपर आता है कि 50% ही पेपर आता होता है टॉपर को। तो दूसरा कंक्लूजन क्या डिराइव कर लेते हैं कि अगर मुझे आधा पेपर आता होगा तो मैं अमंग दी टॉपर्स आ जाऊंगा, क्योंकि मार्क्स तो 50% लाने हैं। जबकि ये दोनों कंक्लूजन्स टोटली गलत हैं। आज के सेशन से हमने यही क्लैरिटी लेनी है कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं आधा सिलेबस कवर कर लूंगा या आधा क्वेश्चन पेपर मेरे को आता होगा और वो मैं सही से कराया तो मैं अमंग दी टॉपर्स आ जाऊंगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो ये मेंटालिटी रख के। क्योंकि रीज़न ये है कि ये कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पे आपने जितना पेपर अटेम्प्ट किया उतने ही मार्क्स आ गए। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर था उसको सिर्फ और सिर्फ 50% आधा पेपर ही आता था मेंस एग्जाम का? बिल्कुल भी नहीं, उसको मेजॉरिटी पेपर आता था। कुछ एक क्वेश्चन ही होंगे जिसके रिगार्डिंग उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट बाकी जितने क्वेश्चन हैं उनके रिगार्डिंग उसको ज्यादा या थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग थोड़ा पार्शियल आइडिया हो, किसी के रिगार्डिंग थोड़ा ज्यादा आइडिया हो, बट मेजॉरिटी पेपर के रिगार्डिंग उसको आइडिया अच्छा खासा था, तब जाके उसके 50% के अराउंड मार्क्स आए हैं। तो इवेल्युएशन प्रोसेस है क्या जिसकी वजह से इस तरह से मार्क्स आते हैं? मैं इस सेशन में जो आंसर शीट इवेल्युएशन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मुझे मिली है एक टीचर के थ्रू। एक ऐसे टीचर जो यूपीएससी स्टूडेंट्स को कई सालों से पढ़ा रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है उनके। आगे नोन में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने किसी टाइम पे यूपीएससी के लिए एज एन एग्जामिनर काम किया, आंसर शीट्स इवेल्युएट की, तो उनको पता है कि प्रोसेस किस तरह से होता है। और ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ मुझे ही बताया, वो इन जनरल अपनी क्लास में जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बताते हैं ताकि आइडिया हो। वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। देखो, एग्जामिनेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। जब आपने एग्जाम दे दिया तो सारे के सारे आपके आंसर शीट्स चले गए यूपीएससी के पास। अब उसके बाद मान लो जनरल स्टडीज की हम बात कर लेते हैं, तो जनरल स्टडीज के पेपर 1 से रिलेटेड जो एग्जामिनर होंगे जो उसको चेक करेंगे, तो उनको जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें देखनी है कि आंसर्स के अंदर ये चीजें मेंशन्ड हैं कि नहीं है। अगर सब कुछ मेंशन्ड है तो उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देखनी है कि किस तरह से प्रेजेंट किया है। अगर कुछ मिसिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिसिंग है, इंटेग्रल फैक्ट्स मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं डिडक्शन होगी। हम मान लेते हैं कि 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसका इवेल्युएशन हो रहा है, तो इस तरह से गाइडलाइंस दे दी जाती हैं कि पहले तो आप सारे के सारे फैक्ट्स चेक करोगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक तो होते हैं कि ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा हर फैक्ट याद रखेगा उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि मिसिंग नहीं होने चाहिए, उनमें से अगर कोई मिसिंग है तो डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन के मार्क्स, फ्लो चार्ट फॉर्म में आपने अगर
अपना आंसर लिखा है, पॉइंट फॉर्म में लिखा है, बुलेट फॉर्म में लिखा है, देखने में बड़ा प्रिसाइज और कंसाइज सा आंसर है, अच्छा लग रहा है एग्जामिनर को देख के, तो उसके भी अच्छे मार्क्स। अगर वो चीज़ मिसिंग है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। और इसके अलावा बेस्ट टू बेस्ट आंसर को भी फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। मान लो आपने सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने यूपीएससी को चाहिए थे वो डाल दिए, बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया है, कंसाइज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन डाली है, फिर भी आप 20 में से 16, 17, हद बहुत केस के अंदर 18 एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते 20 में से मेरे 20 आ जाएंगे। इवन मैथ्स जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैथ्स जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर स्टेप मार्किंग तक नहीं होती है, फाइनल आंसर देखा जाता है। अगर आपका फाइनल आंसर गलत है और आपने 1-2 स्टेप पहले ही कोई सिली मिस्टेक की है तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैथ्स में आर या पार वाली कहानी हो जाती है। कई बच्चे कहते हैं कि मैं पार्शियली तो ये क्वेश्चन करके आया था बट मुझे तो मार्क्स बहुत कम आए हैं। वो इसीलिए आए हैं क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग नहीं होगी स्कूल कॉलेज की तरह, क्योंकि यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल को एक मैथ्स सब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहा है, वो एक जरिया है सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करने का, तो वो दूसरी क्वालिटीज देख रहा है, वहां सिली मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आपका आंसर बिल्कुल अपनी तरफ से सही करके आया हो, बिल्कुल बेस्ट आंसर लिख के आया, तो कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करो कि 20 में से 20 आएंगे। बेस्ट टू बेस्ट आंसर के भी 16, 17, 18। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई थी स्पेशली रिलेटेड टू ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है काफी, और एक एग्जामिनर के पास जो नंबर ऑफ शीट्स इवेल्युएट होने जा रही हैं वो एक लिमिटेड है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि मान लो एक एग्जामिनर फिजिक्स ऑप्शनल का कोई न्यूमेरिकल या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन इवेल्युएट कर रहा है, मान लो उसने 6-7 आंसर शीट्स इवेल्युएट करी और उसको लगा कि हाँ ये आंसर इस बच्चे ने बेस्ट आंसर लिखा है और मुझे लगता है कि हाँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर, इस तरह से इसको बेस्ट वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। सॉल्व तो बाकियों ने भी किया था बट उसका प्रेजेंटेशन का वे उनको बेस्ट लगा, तो हो सकता है उसको वो 20 में से 18 मार्क्स दे दें। अब आगे चल के 3-4 आंसर शीट्स चेक करने के बाद हो सकता है उनको किसी आंसर शीट में लगे कि ये क्वेश्चन उस बच्चे ने उससे भी बेटर वे में प्रेजेंट कर दिया, उससे भी कंसाइज वे में। तो कई बार ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके घटा के 16 कर दिए जाएं और उसको 18 दे दिए जाएं जो दूसरे के इवेल्युएट की। तो रिलेटिव मार्किंग भी चलती है, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। स्कूल कॉलेज एग्जामिनेशन के अंदर आप इस तरह की चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एक आंसर शीट इवेल्युएट हुई, खत्म, उसके बारे में तो भूल जाता है एग्जामिनर। इसके अलावा ह्यूमन एलिमेंट तो होता ही होता है। अगर गाइडलाइंस दे भी रखी हैं कि ठीक है ये फैक्ट्स आपको चेक करने हैं आंसर के अंदर, ये चीजें चेक करनी है, फिर भी हो सकता है कि एक इंसान या एक एग्जामिनर अगर उस आंसर को इवेल्युएट कर रहा है वो सोचे कि मुझे 16 मार्क्स देने चाहिए, दूसरा सोचे मैं 14 दूंगा, तो वो एलिमेंट तो होता ही होता है। और फाइनली जो सबसे एक मेजर फैक्टर आ जाता है ऑप्शनल के केस में वो होता है स्केलिंग का फैक्टर। जैसे कि आपको सबको पता है स्केलिंग की वजह से मान लो आपके मैथ्स ऑप्शनल में टोटल मार्क्स जब एग्जामिनर ने इवेल्युएट किए वो ठीक ठाक कर दिए, बट स्केलिंग की वजह से वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे, किसी ऑप्शनल में हो सकता है बढ़ जाएं, तो वो एक अलग फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के जो अल्टीमेटली एक कहानी, एक पिक्चर सामने आती है ना, वो ये आती है कि टॉपर के जो मार्क्स होते हैं वो मेंस एग्जाम के अंदर 50% के अराउंड ही होते हैं। तो आप इससे ये कंक्लूजन कभी भी मत निकालना कि आपको अगर 50% पेपर आता है तो यू आर अमंग द टॉपर्स, या 50% पेपर अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हो तो यू आर अमंग द टॉपर्स। 50% पेपर करके आओगे लिस्ट में कहीं दिखोगे भी नहीं। तो आपकी प्रिपरेशन पूरी अप टू द मार्क होनी चाहिए। आपने बेसिकली इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि मुझे कंटेंट अपना जो सिलेबस है उसको सही स्ट्रेटेजी के साथ पूरा का पूरा कवर करना है। उसके बाद मुझे अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें एक अच्छे आंसर में चाहिए होती हैं वो सब की सब मुझे इंश्योर करनी है विद प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग के ऊपर मैं जल्द एक अलग सेशन भी बना दूंगा। इसके अलावा आपको विद प्रैक्टिस अपनी जो रिकॉलिंग स्पीड है, उसके बाद फैक्ट्स को रिकॉल करके किस तरह से उसको अरेंज करना है एक आंसर के अंदर, उसके बाद राइटिंग स्पीड को अच्छे से बढ़ाना है, ये चीज़ें सबकी सब प्रैक्टिस के साथ होंगी। ये चीज़ें इंश्योर कर लोगे, उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 50% मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। आपका ध्यान इस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि टॉपर के 50% मार्क्स आते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए कि मेरा जो एफर्ट है वो 100% होना चाहिए, ताकि जो मेरा आउटपुट है वो 100% आए। एग्जाम डे के ऊपर मेरा जो फिगर है वो 100% रहना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी मुझे कितने मार्क्स देता है वो उसकी मर्जी है, मैं अपना 100% दूंगा। हमेशा याद रखो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी करियर फील्ड, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमेशा रिलेटिव है।
रिसेंटली आप नीरज चोपड़ा की एग्जांपल ले सकते हो। जेवलिन थ्रो में जब उन्होंने थ्रो फेंका तो हम सबको दिख रहा था कि 100% दिया है। वहां पे ये चीज नहीं देखी उन्होंने कि यहाँ पे 80 मीटर का मार्क है, यहाँ 85 का है, 90 का भी है, आगे 95 का भी है या 100 का भी है, जितना भी मार्क वहां लगा हुआ उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया कि कितना मार्क मुझे क्रॉस करना है। उन्होंने सोचा कि जब मैं थ्रो मारूंगा ना, मैं अपना 100% दूंगा, जाके कहाँ गिरता है वो बाद की बात है। मैं जब फेंकूंगा थ्रो तो अपने 100% के साथ फेंकूंगा। यही चीज आपने अपने एग्जाम डे पे अपनी प्रेपरेशन के दौरान दिमाग में रखनी है कि मैं प्रेपरेशन करूंगा 100% के साथ करूंगा, मैं एग्जाम डे पे अपना 100% दूंगा। मार्क्स कितने आते हैं वो बाद की बात है, वो देखेंगे। मुझे ये कल रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने 50% अपना दिया एफर्ट, मैंने 60% एफर्ट दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने दिन रात मेहनत करने के बाद ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के फाइनल इवेंट में लठ गाड़ा है, उसी तरह आपको भी मेहनत करने के बाद अपने एग्जाम डे वाले दिन अपना 100% देके लठ गाड़ के आना है। जय हिंद।